नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडी। बिहार की राजनीति में एक नैरेटिव चल रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नीतीश कुमार को निपटा देना चाहते हैं। क्यों निपटा देना चाहते हैं? नीतीश कुमार का कोई राजनीतिक उत्तराधिकारी उनके पास नहीं है, ना ही उन्होंने कोई तैयार किया है। तो जेडीयू के जो नेता हैं, उनका भविष्य अब अधर में है, उनका भविष्य अब खतरे में है। कुछ नेता आरजेडी खेमे के बताए जाते हैं, आरजेडी खेमे के पक्षधर बताए जाते हैं, कुछ नेता बताए जाते हैं बीजेपी खेमे के पक्षधर। तो क्या वाकई में कहा ऐसा जो जा रहा है कि फ्रंट मैन प्रशांत किशोर, जिन्हें आप पीके के नाम से भी जानते हैं, उन्हें फ्रंट मैन बनाकर नीतीश कुमार को निपटाने की क्या तैयारी दिल्ली से की जा रही है? क्योंकि तो कुछ ही वक्त में बिहार में विधानसभा चुनाव भी होने वाला है। तो क्या यह जो नैरेटिव है, ये वाकई में इसमें कुछ सच्चाई है या सिर्फ एक फेक न्यूज फैलाने की कोशिश की जा रही है? इस बात को समझने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं ब्रोकन प्रोमिसेस के लेखक मृत्युंजय शर्मा जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। एक छोटी सी टिप्पणी में चाहूंगा, आप जिस तरीके से बिहार की राजनीति को समझते हैं, आपने किताब भी लिखी और जो है वो लोग उसकी डिमांड भी बहुत ज्यादा कर रहे हैं। क्या वाकई में ऐसा कुछ दिल्ली से ऑपरेशन चलाया जा रहा है नीतीश कुमार को निपटाने का? नहीं, मेरे ख्याल से ये सब अगेन उपज है, इस प्रकार के जो पॉलिटिकल डिस्कोर्स होती है उसकी उपज होती है, या तो विपक्ष के तौर पे या वैसे जगहों से जहां पे जिस मीडिया पे आप ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं। आप देखिए कि बहुत चुनाव से ही देखिए, जब से गठबंधन हुआ भाजपा का और जदयू का फिर से, उसके बाद से जिस प्रकार का दोनों तरफ से रिस्पॉन्स रहा है। आप पूरे चुनाव की कैंपेनिंग देख लीजिए। चुनाव की कैंपेनिंग में हर जगह करीब करीब प्रधानमंत्री जी और नीतीश जी ने कई बार शेयर किया, मंच साझा किया, और नीतीश जी ने हर बार मंच से हंसते हंसते ही कहा, लेकिन कहा जरूर कि वो 2 बार हमसे गलती हो गया है, इधर उधर हम चले गए हैं, अब हम कहीं नहीं जाएंगे, अब यहीं रहेंगे, है ना, अब इन्हीं के साथ रहना है किसी भी हाल में। तो एक प्रकार से ये एक्सेप्टेंस भी नहीं, ये बात तो मानते हैं, एक्सेप्टेंस मानते हैं कि अब नीतीश कुमार कहीं नहीं जाएंगे, लेकिन जेडीयू का भविष्य क्या है? जेडीयू का भविष्य, जो कार्यकारी अध्यक्ष अभी संजय झा बनाए गए, उन्हें बीजेपी की कठपुतली बताया जाता है, बीजेपी का स्लीपर सेल तक लोग कहते हैं। नहीं, संजय झा पहले बीजेपी में हुआ करते थे। मुझे लगता है 2012 के आसपास उन्होंने बीजेपी छोड़ के जदयू ज्वाइन किया था। वो भी इसलिए क्योंकि उन्होंने, और मैंने बहुत एक्सटेंसिवली इसको पढ़ा है, वो भी इसलिए क्योंकि उनको लगा कि जेडीयू उस समय ज़्यादा रिलेवेंट पार्टी थी वहाँ पे, नीतीश कुमार से वो बहुत प्रभावित थे, और इसलिए एक राष्ट्रीय पार्टी जिसके एक बहुत समर्पित कार्यकर्ता रहते हुए उनका आशीर्वाद लेकर उन्होंने नीतीश कुमार की पार्टी को ज्वाइन किया, और एक बहुत ही सक्रिय बैकरूम स्ट्रैटेजिस्ट रहे हुए हैं वो नीतीश कुमार जी की पार्टी का। इसलिए उनके काबिलियत के कारण उन्हें बनाया गया है कार्यकारी अध्यक्ष। दूसरी चीज, उनके कार्यकारी अध्यक्ष बनने से ऑफ कोर्स दोनों में समन्वय में मेरे ख्याल से बेहतरी आएगी। जो पहले एक जमाने में शायद जो रोल अरुण जेटली प्ले किया करते थे, जो जदयू और भाजपा के बीच जो समन्वय का, वो शायद संजय झा बहुत अच्छे से प्ले कर पाएंगे। तो ये अच्छे सिग्नल्स हैं। जेडीयू का भविष्य क्या होगा, ये सवाल, इस पे बहुत आंसर्स हो सकते हैं, अभी गेस करना मुश्किल है। देखिए, भारतीय राजनीति में कोई भी ऐसी पार्टी नहीं बची है जिसमें पार्टी की बागडोर को उस पार्टी के नेता ने अपने बच्चों को नहीं दी हो। ये एक बहुत ही दुखद बात है, लेकिन यही सच्चाई है। जितनी भी पार्टियां भारतीय राजनीति में है, आप भाजपा और लेफ्ट को छोड़ दें, बाकी सारी पार्टियों की बागडोर किसी परिवार के पास होती है और वो अपने बच्चों को पास करते हैं। नीतीश कुमार जी ने एक बहुत अच्छी चीज करी, वही करी कि उन्होंने कहा मैं अपने परिवार को राजनीति में लेके नहीं आऊंगा। उन्होंने अपने बेटे को राजनीति में नहीं लाया। अब जेडीयू का भविष्य आने वाले दिनों में देखना होगा, किस प्रकार से जो लीडरशिप का चेंज है नीतीश जी के जाने के बाद, वो जब भी जाते हैं तो किस प्रकार से वो पार्टी लीडरशिप कैसे डेवलप होती है, वो पार्टी को कौन लीड करता है, बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। लेकिन किसी भी प्रकार से बीजेपी को खुशी होगी कि जदयू एक मजबूत पार्टनर के तौर पे उसके साथ रहे, क्योंकि बिहार में बहुत एसेंशियल है। आप देखेंगे, बिहार का पूरा इतिहास उठा के देख लें कि खुद की बहुमत की सरकार बिहार में पिछले, मुझे लगता है कई वर्षों में, मुझे लगता है कि कांग्रेस की सरकार में आपको 80 के दशक में जाना पड़ेगा, उसके बाद से खुद की बहुमत पे एक पार्टी भी अपनी सरकार में नहीं आई। हमेशा एक कोलिशन रही है। इसीलिए जो है सवाल ये भी उठ रहा है कि 272 का जो आंकड़ा है, बीजेपी नहीं पहुंच पाई, उसके करीब जाना चाहती है। 2025 के विधानसभा चुनाव के आसपास, उससे पहले या उसके बाद जिस तरीके से महाराष्ट्र में हुआ,
शिवसेना टूट गई, एनसीपी टूट गई, वैसे ही कुछ जेडीयू के साथ। ये वो मैं चीजें आपको मैं ये बता रहा हूं जो नैरेटिव चल रहे हैं, जो सवाल इस वक्त मार्केट में गरमाए हुए हैं। नहीं, दोनों में अंतर है। जो शिवसेना की आप बात करते हैं जो महाराष्ट्र में है, वो भाजपा के साथ नहीं थी जब वो टूटी। और क्यों टूटी? क्योंकि शिवसेना का जो पूरा आप बैकग्राउंड देखेंगे, उसका गठन ही हुआ था हिंदू हितों के लिए। उसके फाउंडर ने साफ साफ कहा कि मैं हिंदू हितों की बात करूंगा, और वो हिंदू हृदय सम्राट बोले जाने लगे। तो शिवसेना एक बहुत नेचुरल अलाई पार्टनर थी बीजेपी की। जब शिवसेना के सुप्रीमो ने, उद्धव ठाकरे ने ये घोषणा की कि मैं कांग्रेस के साथ जा रहा हूं, जिसको हमेशा से बाला साहब ठाकरे क्या क्या नहीं कहते थे, उसकी आइडियोलॉजी के विपरीत थी, उसके साथ गए, तो शिवसेना का जो खुद का कोर वोटर था और उसके पार्टी के लोग थे, उन्होंने कहा यार ये क्या कर रहे हो कि हम उस पार्टी के साथ जा रहे हैं जिसको हमने जिंदगी भर, जिसके अगेंस्ट, जिसको गालियां दी हमने और जिसके अगेंस्ट काम किया। तो इसलिए वो बहुत नेचुरल टूट आई। उसमें कोई भी कंफर्टेबल नहीं था कांग्रेस और एनसीपी के साथ अलायंस में, और वो टूटे, और वो भाजपा के साथ है क्योंकि भाजपा एकदम नेचुरल अलाई है। आप दोनों के मैनिफेस्टोज देखे, दोनों का आइडियोलॉजी देखे तो बहुत मैच करता है। जदयू और भाजपा एक बहुत 1996 से पार्टनर्स रहे। चलिए, पीके को फ्रंटमैन बनाना क्या ऐसा हो सकता है? क्योंकि 2014 का जब चुनाव लड़ा गया तो जो रणनीतिकार थे वो प्रशांत किशोर ही मोदी जी के चुनाव में थे। उसके बाद हालांकि अलग हुए, लेकिन इस चुनाव में भी कहा गया कि मोदी की मतलब बीजेपी के लिए बैटिंग करते हुए प्रशांत किशोर को देखा गया। तो क्या जन सुराज के जो तहत वो 1 साल से घूम रहे हैं, उसको आधार मानकर, या कुछ बीजेपी के साथ आने का प्रशांत किशोर का बिहार में कुछ चल रहा है ऐसा? नहीं, मुझे नहीं लगता है। सबसे पहले तो ये मानना गलत है कि 2014 के जीत के स्ट्रैटेजिस्ट प्रशांत किशोर रहे। कहा जाता है सर, ये नहीं, ये बहुत गलत नैरेटिव है मेरे ख्याल से। प्रशांत किशोर ने काम किया मोदी जी के साथ, कुछ मसलों पे, कुछ कैंपेन्स पे, लेकिन बीजेपी जैसी पार्टी को कोई भी व्यक्ति, मैं एक व्यक्ति की बात नहीं, कोई भी व्यक्ति अगर ये कहते कि मैं मास्टर स्ट्रैटेजिस्ट था, इतनी बड़ी पार्टी है और इतने सारे लोग, अलग अलग उसमें विभाग होते हैं। मैं खुद इलेक्शन मैनेजमेंट लीड करता हूं एक स्टेट में, तो मुझे पता है इतने विभाग, इतने सारे लोग, इतना मैकेनिज्म्स लगा होता है। कोई एक व्यक्ति नहीं कह सकता है कि मैंने सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा है। उन्होंने कुछ कैंपेन्स बस रन किए, लेकिन हाँ, मीडिया में एक नैरेटिव चल गया, अच्छा एक व्यक्ति है जिन्होंने और 2014 में आप एक बात और देखिए, जो पूरा चुनाव जीता गया, उसका सबसे बड़ा नैरेटिव क्या था कि नरेंद्र मोदी चाहिए हमें केंद्र। किसी व्यक्ति स्ट्रैटेजिस्ट के आने नहीं और नहीं आने से आपको लगता है कि वो नैरेटिव बदल जाता ग्राउंड पे। और अभी भी मुझे नहीं लगता, प्रशांत किशोर खुद का जो काम कर रहे हैं जनसुराज का बिहार में, वो प्रशंसनीय है, घूम रहे हैं, समझ रहे हैं लोगों की समस्याओं को, लेकिन उसका बीजेपी से कहीं से कोई लेना देना है नहीं, कोई लिंक नहीं है, बिल्कुल नहीं है। चिराग पासवान भी कुछ 2000 जो विधानसभा चुनाव होना है 25 में, उसमें चिराग पासवान का क्या कुछ रोल रह सकता है? बिल्कुल इंपॉर्टेंट रोल रहेगा। अगेन, बहुत नेचुरल अलाई है वो बीजेपी के। उन्होंने खुद कई मौकों पर बहुत क्लियरली ये कहा है कि मैं तो मोदी का हनुमान हूं, और बीजेपी भी उन्हें बहुत नेचुरल अलाई मानती है। आप देखिए कि उस पार्टी के टूटने के बाद भी, और सिंबल पशुपतिनाथ पारस के साथ जाने के बाद भी, बीजेपी ने चिराग पासवान को कोऑप्ट किया, बिल्कुल, और उसको सीटें दी। तो अब समझिए कितना मजबूत गठबंधन है ये, और बिल्कुल उनका रोल रहेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जो है इस नैरेटिव को समझने में हमारी मदद की, दर्शकों की मदद की। तो जो बिहार में नैरेटिव चल रहा है कि नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह किसी रणनीति के तहत निपटाने की कोशिश कर रहे हैं, वैसा नहीं है। जो हमारे साथ जो है मृत्युंजय शर्मा बीजेपी के नेता हैं, बिहार में कद्दावर नेता हैं, और बिहार को समझते भी बहुत बारीकी से हैं। तो ये जो नैरेटिव है उस पर अगर विश्वास करना है तो उसका कुछ फैक्चुअल चीजें होनी चाहिए, जिस वजह से इस बात पर विश्वास किया जाए। सिर्फ एक फेक नैरेटिव है, जिस तरीके से 2024 के चुनाव में तमाम नैरेटिव्स जो है फैलाए गए। बाकी ये खबर कैसी लगी आपको, कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।